हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब एकदम मजे में होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो कमेंट में बताइए कि आप सब कैसे हैं। इसी के साथ मैम आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ अध्याय 3 विद्युत धारा। हमने अध्याय 2 अध्याय 1 पढ़ा रखा है, आप जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पे है ना, पहले से वो अवेलेबल है। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 विद्युत धारा। जितने भी इस पाठ के महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें बता डालेंगे, कोई भी शंका आपको नहीं रहेंगी। इसी से पक्का फंसेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना, गारंटी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एकदम नोट्स भी एकदम मिलेंगे, आप इसी को छाप सकते हैं अपनी कॉपी में। एकदम कॉपी पेन एकदम फ्रेश होके बैठिए, पानी वानी साथ लेके बैठिए, ठीक। वैसे ही हम ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, कम से कम 30 मिनट 35 मिनट ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं बनाते हैं ताकि बच्चे भी बोर ना हो। इसका पार्ट 2 ले आते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स से तो नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों, क्योंकि मैं मैथ्स वाली टीचर नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स भी एकदम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी केमिस्ट्री आया नहीं है बट बहुत जल्द ही आ जाएगा, ठीक। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो देखते हैं हमारा अध्याय है अध्याय 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा होता क्या है? तो आइए हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। हमने क्या कहा? ये आपको दिख रहा है, ये एक चालक है। कौन सा चालक? मान लो ये लोहा का है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक अर्थात कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपको याद रखना चांदी है, ठीक है ना। ये जीके में अक्सर पूछा जाता है तो बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चालक लिया है ना, एक चालक गोला लिया, लोहा लिया, ठीक। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। एक चालक में इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से, यहाँ पे एक स्थान से ये दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से, ये देखो, दूसरे स्थान, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक। उसी को पढ़ लेते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलो या आवेश बोलो, ठीक। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, तो हमें पता है ना। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं ना, अपॉन टी, अर्थात कि समय। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितना समय लग रहा है? समय। इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक तो एम्पियर है, ये तो सब जानते हैं ना। इसका मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर है। तो देखते हैं एम्पियर या इसका मात्रक होता है। हमें पता है ना, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना, एक कुलाम है ना, कुलाम होता है, ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक। और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो कुलाम प्रति सेकंड इसका दूसरा मात्रक है, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए क्या? 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर कभी कभी पूछ देता है ये एक नंबर में। 1 एम्पियर में क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? कितना होता है 1 एम्पियर? तो आपको याद रखना है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 है ना, वह 1 कुलाम प्रति सेकंड होता है। यह कौन सी राशि है बच्चों? तो यह है अदिश राशि, ठीक है। इसकी विमाएं कितनी होती है? तो विमा होती है I इक्वल टू A, ठीक है। I का मतलब तो हमें विद्युत धारा है ना, और A का क्या होता है? A है एम्पियर, ठीक। तो हमें 1 एम्पियर का मान ज्ञात रखना है। यहाँ पे देखते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 6 इंटू है ना, 6 है ना, 6.25 इंटू 10 की घात में 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये न्यूमेरिकल के लिए एकदम है ना, ठीक है। यदि न्यूमेरिकल दिया होगा तो कोष्टक में लास्ट में तो ये पक्का दिया होगा, तो इतना नहीं, बट जान लो कि हाँ इतना होता है, माइंड में रहना चाहिए कि मैम ने बताया था। तो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इतना क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग, इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग क्या है, ठीक। तो इसको यहाँ पास समझते हैं, इसमें समझते हैं। हम क्या लेते हैं, इसको देखना, हाँ बच्चों। तो हम लेते हैं एक चालक, पेन क्यों नहीं चल रहा? तो एक क्या है? एक ये चालक है, ठीक। आपको याद रखना है,
हमने क्या बना दिया, एक ऐसे चालक। ठीक, ये है चालक। ठीक, ये चालक है, इतना समझ में आया। इस चालक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, हमने क्या, इस चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भैया, है ना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब इसमें धारा आई, जब इसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है, जो इलेक्ट्रॉन है क्या एक निश्चित वेग से गति करते हैं। देखो, इसका निश्चित वेग से ये ऐसे गति कर रहे हैं ना, एक निश्चित वेग से। ठीक, हमने क्या कहा, एक चालक है ना, जब चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक निश्चित है ना, एक निश्चित वेग से गति करता है, उसको बताया गया है। ठीक, कौन से वेग से गति करता है तो याद रखना है, ठीक है ना। सर्वांशम 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो पढ़ लेते हैं एक बार। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग है ना, इतने से गति करने लगता है, उसे ही अपवाह वेग कहते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। ठीक है, वीडी से। ठीक, वीडी से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है धारा व अपवाह वेग में संबंध। अभी हमने धारा पढ़ा, वैद्युत धारा, अब अपवाह वेग पढ़ा। अब दोनों में संबंध क्या होता है तो देखते हैं। धारा को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, G=, है ना, NE। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है क्षेत्रफल, है ना, और VD क्या है अपवाह वेग। अपवाह वेग ये है ना, और धारा ये है, इन दोनों के आगे ये बस लग चुका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये ऐसा है ना, N जो है ये देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसे बताया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो क्या है, धारा घनत्व। ठीक, तो इसको भी समझा देते हैं। ठीक, इसको भी ऐसे समझा देते। हमने क्या कहा, एक चालक है, ये क्या है बच्चों, एक चालक है। ठीक, इस चालक में किसी बिंदु पर, समझ जाओ ये बिंदु है, ठीक है ना, इस चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब से, है ना, अभिलंब से ऐसे गुजरने वाली जो विद्युत धारा को, यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रही है ना, तो इसी बिंदु से गुजरने वाली अभिलंब से, है ना, विद्युत एकांक अभिलंब से, है ना, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब से गुजरने वाली जो ये विद्युत धारा है, यहाँ से अब यहाँ आ गई धारा को, तो इसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसी को दर्शाया गया है। ठीक, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब से गुजरने वाले विद्युत धारा को उस बिंदु का विद्युत धारा घनत्व, है ना, विद्युत नहीं, धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर। इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से, है ना, ये स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला है। तो हमें पता है ना सूत्र क्या है, धारा घनत्व इक्वल टू लंबाई बटा क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे बताया गया ना बच्चों, इस क्षेत्रफल है ना, और जितने मतलब कि जो अभिलंब से गुजरती है तो कितना लंबाई लगता है उसका L है। ठीक, ठीक है ना। तो इसकी विमा क्या होती है, J इक्वल बराबर A/L का स्क्वायर। ये हम ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना, G इक्वल टू A, यहाँ पे A आया और L स्क्वायर आ गया। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर क्यों, क्योंकि ये एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं ना, एम्पियर को A से प्रति मीटर, मीटर अर्थात की लंबाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतना हुआ होगा, है ना। तो अब देखते हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो पता है ना, धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं, अनुगमन को VD से। यहाँ पर N क्या है, N क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। आया है ये पेपर में, वैसे सभी टॉपिक्स यहाँ पे आए हैं, सबको एकदम दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। वैद्युत विभवांतर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, है ना। अभी हमने धारा घनत्व पढ़ा है, तो हम बता देते वैद्युत विभवांतर क्या है ना। तो किसी, देख लो यहाँ पे समझा देते हैं भाई, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश परीक्षण, है ना, किसी धन आवेश परीक्षण को, है ना,
उसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु पर लाने में, है ना, जो कार्य लगता है, यहाँ पे W, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो कार्य लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है? वहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बोला था, ये वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक चालक, हम लेते हैं एक चालक, ठीक है। एक चालक में, ठीक है ना, एक चालक में जब इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत धारा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वैद्युत क्षेत्र, इसमें चालक होता है एक, है ना, वैद्युत चालक। हाँ, तो दोनों की, है ना, इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, याद रखना है। तो R = विभवांतर बटे धारा हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिखते, ये ओम का नियम बन गया, ओम का नियम बन गया। इसी को तो बोलते हैं ना ओम का नियम, V = I × R, यही ओम का नियम है, ठीक। ओम का नियम भी पढ़ाएंगे अभी पढ़ाएंगे भाई। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम भी बोलते हैं क्योंकि ये ओम का नियम है ना। तो प्रति वोल्ट या एम्पियर, एम्पियर अर्थात की धारा। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एम्पियर ही कर लो, है ना, क्योंकि आपको धारा मतलब कि वैद्युत धारा से याद आ जाएगा फट से एम्पियर, ठीक। क्लियर? वोल्ट क्यों? क्योंकि विभवांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, ठीक। तो हमें याद रखना है 1 ओम = 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर? इसका विमा कितना होता है? विमा अक्सर पूछा जाता है ना। तो M-1 L - 2 T3A2 घात में है सभी, ठीक, घात में है। M क्या है? द्रव्यमान है। L क्या है? लंबाई है। T क्या है? समय है। और A एम्पियर है, ठीक। तो एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर एक और कंडीशन आता है। तो 1 मेगा ओम मतलब क्या होता है? = 10 की घात में 6 ओम होता है। याद रखना, ये बहुत बार आ चुका है, न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है ना। तो 1 माइक्रो ओम मतलब कि माइक्रो को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो 10 - 6, है ना, घात में है ओम, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना। नाम को बस याद रखना है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और आवेश को याद रखना है, ठीक। तो आपको मतलब कि बता देते हैं, फिर आप ऐसा मत कहना कि हाँ मैम ने बताया ही नहीं, है ना, न्यूमेरिकल के लिए आपको कठिनाई जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक कमेंट्स करोगे, है ना, कमेंट करके बताना। तो इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लाएंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सभी चैप्टर का लाएंगे यदि आप लोग कमेंट करोगे तो, वरना ऐसे थोड़ी ला लेंगे, है ना, कमेंट करोगे तो ही लाएंगे, ठीक। तो वैद्युत चालकता नेक्स्ट टॉपिक है ना। वैद्युत चालकता क्या है? तो इसी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्लियर? हमने क्या पढ़ा? ये देखो, वैद्युत प्रतिरोध, इसी के क्या कहते हैं? व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। याद आना चाहिए। इसका जो मात्रक होता है SI में, SI पद्धति में मात्रक जो होता है मोह होता है, या फिर ओम होता है, या फिर साइमन होता है, याद रखना, ठीक। इसकी जो विमा होती है जस्ट उससे अपोजिट होती है, किससे? वैद्युत प्रतिरोध से। यहाँ पास देखना है ना। तो इसमें क्या है? अपोजिट नहीं होता है, एकदम सेम होता है। जहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध का है ना, वैद्युत प्रतिरोध का जो क्या है विमा है, वही वैद्युत चालकता का विमा होगा। इतना क्लियर? सेम होगा, सेम एकदम। हाँ, तो आगे देखते हैं। ओम का नियम एकदम इम्पोर्टेंट है ना, आपको क्लियर करके रखना है इसको। तो हमें पता है एक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक? जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा ना। एक वैज्ञानिक थे जो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में ओम का नियम दिया। उसमें क्या देखा उन्होंने? तो उन्होंने देखा है ना, इसके नियम के अनुसार ये एक चालक है ना, चालक को लोहा ले लिया हमने। ये देखो एक चालक दिख रहा है, ठीक। यदि इसके भौतिक अवस्था अर्थात कि जैसे कि ताप में कोई परिवर्तन ना हो, यदि इसके जो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस चालक के, है ना, इस चालक के जो शीर्ष मतलब आगे वाला भाग है ना, शीर्ष में, है ना, लगने वाला विभवांतर, ठीक है, तथा चालक में बहने वाली धारा, इस चालक के अंदर क्या बह रही है? धारा बह रही है। दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? नियत रहते हैं, ठीक है। दोनों के अनुपात क्या रहते हैं? नियत रहते हैं,
ठीक, क्लियर हुआ, वही लिखा है। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक, एक चालक है, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, तो सिरों पर लगे गए विभवांतर, ये शीर्ष है चालक का, इसमें विभवांतर लगा है, ठीक, तथा सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, ये देखो धारा बह रही है, दोनों का अनुपात नियत रहता है, ठीक। यदि वैद्युत विभवांतर V तथा धारा I हो तो, है ना, तो ओम का नियम के अनुसार देख लेते हैं भाई क्या होता है, ठीक है ना। तो ओम के नियम के अनुसार V अपॉन I क्या है, एक नियतांक है, ठीक है ना। तो नियतांक तो V अपॉन I इक्वल टू R, ये हमने कहाँ पढ़ा था, वैद्युत प्रतिरोध में पढ़ा था ना। तो V यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू I, इधर चला जाएगा तो इनटू में आ जाएगा भैया, है ना, गुणित में आ जाएगा, तो R क्या है, एक प्रतिरोध है। क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे देखते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति क्या है। तो अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति क्या होती है। तो देखना, हमने एक चालक लिया है, एक क्या है, एक चालक है, ठीक है, एक चालक है भैया, लिख देते हैं। समझ जो एक लोहे का चालक, हमने अभी तक पढ़ा लोहे का चालक, ठीक है। मान लो एक लोहे का चालक है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, ठीक, तथा इनका अनुगमन वेग क्या है, VD है, ठीक है, VD से दर्शाते हैं। ठीक, इसमें क्या हो गया, इसमें ना इलेक्ट्रॉन जो है ये गति कर रहे हैं ना, इनमें जो इनकी संख्या है n है, अभी पता नहीं है, n है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, V अपॉन I इक्वल टू R, यही ओम का नियम है ना, तो इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही लिखा है ना, इसी को लिखा है। माना किसी चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन वेग VD है, यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो चालक में प्रवाहित धारा हमें निकालना है, तो धारा निकालना है, ठीक। तो हमें पता है, क्या पता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो यही हमने देखा था, है ना। तो I इक्वल टू NeAVD, ये समीकरण 1 मान लिया, जहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, और VD क्या है, एक अनुगमन वेग है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर देखेंगे, ठीक। विभवांतर क्या होता है, तो V इक्वल टू VD, है ना, तो क्या बोलते हैं, V इक्वल टू VD ML अपॉन E टाउ, इसे टाउ से बताते हैं ना, टाउ लिख दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो इसको और इसको तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूला में है ना, फॉर्मूला समझ लो इसको, ठीक। तो इसको समीकरण 2 मान लिया भैया, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 व 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, इसको इससे भाग देने पर, तो क्या होता है, V ऊपर चला जाएगा, I यहाँ पे अपॉन में 1 आ जाएगी भाई, तो क्या होता है, देखना उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। हाँ, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो V अपॉन L इक्वल टू VD, है ना, VD ML अपॉन E टाउ अपॉन NeAD, तो D यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ कट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे ऊपर वाले का भाग सबसे निचले वाले से होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। इसका भाग इससे होगा, इसका भाग इससे होगा, यही हमने आज तक पढ़ते आया है, ठीक है ना। तो V अपॉन I इक्वल टू, इससे होगा तो 1 को थोड़ी लिखते हैं, VD ML अपॉन इसका इससे होगा, है ना। तो E टाउ इंटू NeAVD, VD से VD कट जाएगा, तो V अपॉन I इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि E यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, E यहाँ पे 2 है, तो थोड़ा उलट पुलट कर हमने लिख दिया है ना, A हमने लिखा नहीं है, ऐसा होता है बेटा, A टाउ, ठीक। तो हमें पता है, ये इसको क्या मान लिया, एक नियतांक मान लिया, इसको R मान लिया, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, वही हमने इसकी जगह हमने R लिख दिया है, इसी को हमें प्रूफ करना था, किसके नियम से, ओम के नियम से। गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं बच्चों। पानी वानी पी लो, है ना, नींद भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। पढ़ाई को एकदम इंटरेस्ट पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट से,
पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए। जो लोग बोझ मानते हैं वो लोग कभी पढ़ाई को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़ो, पढ़ाई भी आपको एंजॉय करेगी। हाँ, ये मेरे लिए एकदम पढ़ रहा है लगन से तो मैं भी इसके लिए कुछ करूँगा भाई, ऐसा सोचेगी वो, सोचेगी या फिर सोचेगा, जो भी हो, ठीक है। तो देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हमने विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था ना, है ना, पढ़ा था ना। तो अब देखते हैं ये क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। इसको यहाँ पे साइड में करते हैं, इसको समझ। हमने क्या बताया था, हमेशा हर से एक चालक है ना, एक क्या है बच्चों, ये एक चालक है भैया, चालक है। इसमें क्या बह रही है, धारा। चालक में धारा तो बहती है ना, तो इसमें क्या बह रही है बच्चों, धारा बह रही है, ठीक। किसी चालक में, है ना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक में वैद्युत क्षेत्र ई हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, है ना। और धारा घनत्व को हमने अभी अभी पढ़ा है ना, इसे जे से, स्मॉल जे से डिनोट करते हैं। तो हमने कहा किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, तो तब उस चालक के बिंदु में वैद्युत क्षेत्र ई, है ना, तथा धारा घनत्व जे, दोनों के जो अनुपात होते हैं, ठीक है, दोनों के जो अनुपात होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता। आ गया है पेपर में भाई, आ गया है। तो वही बताया गया है, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो, पी नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे टाइप्स का बना हुआ है बच्चों, ऐसे उल्टा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा, ठीक, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, रो इक्वल टू ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन जे, धारा घनत्व, ठीक, क्लियर क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट विशिष्ट चालकता। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोधक पढ़ा है ना, तो उसी के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, ठीक। तो कहते हैं सिग्मा जी इक्वल टू 1/रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये छोटा छोटा टॉपिक है बच्चों, आता ही है पेपर में, एकदम करके जाना है ना, बहुत सरल सा है। तो देखते हैं विशिष्ट चालकता। अभी हमने चालकता पढ़ा एवं धारा घनत्व में संबंध जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक। तो विशिष्ट चालकता क्या है, ये सिग्मा है, ठीक। और जो धारा घनत्व क्या है, जे है भैया, स्मॉल जे, ठीक, ये वेक्टर है, स्मॉल जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा है ना, इनटू है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इनटू है, गुणित है, ठीक, ई वेक्टर, ठीक। तो हमें पता है ना विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता हमने अभी सूत्र पढ़ा था, दोनों के सूत्र को पुट कर देंगे, ठीक। तो विशिष्ट चालकता के क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, है ना। इसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्लियर। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो ये क्या है, रो इक्वल टू ई अपॉन जे, स्मॉल जे, है ना। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व दोनों के जो अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो कर देते हैं ना, दोनों का जो भाग कर देते हैं, नहीं भाग नहीं करते हैं, क्या करेंगे, ये जो रो है ना यहाँ पे रख देंगे, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो वही रख दिया भाई, वही है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा है ना, सिग्मा इक्वल टू होगा ना, यहाँ पे इक्वल टू 1/E/स्मॉल जेड, ठीक, स्मॉल जे। तो सिग्मा अपॉन 1 होगा, इसका इधर से कर दिया है ना, इक्वल टू स्मॉल जे अपॉन ई।
तो ई इधर आ जाएगा और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो जे इधर आ जाएगा और ई तिर्यक गुणा, ठीक। ई मतलब कि ई ये और सिग्मा यहाँ पास हो गया भैया। इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसी को वेक्टर के रूप में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक। इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आगे देखते हैं वैद्युत शक्ति क्या होता है। आया है भाई, ये भी आया है पेपर में, सब आया है। इसको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक। हमने क्या कहा, हमने क्या, एक चालक है ना, परिपथ है, इसको बोल लो चालक बोलो या परिपथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्या है, चालक है भैया, ऐसे चालक को बना देते हैं ना, एक चालक है, ठीक। इस चालक में है ना वैद्युत परिपथ में, इस चालक में या वैद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय हो रहा है। किसका, ऊर्जा का, ठीक। ऊर्जा को W से दर्शा देते हैं। इसमें W से दर्शाया गया है ना, ऊर्जा को किससे, W से दर्शाया गया है। तो ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति बोलते हैं। वही लिखा है ना, किसी वैद्युत परिपथ या चालक समझ लो में ऊर्जा में क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक। तो विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, ना कि रो से, है ना। ये P है, P, ये देखो P बन रहा है यार, ऐसे P ऊपर से थोड़ा सा उड़ा, हाँ। तो P से प्रदर्शित करते हैं, W जहाँ क्या है, ऊर्जा है ना। वैसे ऊर्जा को तो U से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर W से डिनोट किया है ना। अपॉन T, T क्या है, समय, कितने समय में वह क्षय होने में लगा रहा है, वही बोल रहा है ना। क्षय अर्थात की हानि हो रही है वहां पे ऊर्जा की, ठीक। इसका मात्रक क्या है, जूल, है ना। कार्य का, है ना, कार्य बोल लो, है। W को तो क्या कार्य से ही दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पे कार्य का मात्रक लिया है ना, जूल प्रति सेकंड। T का जो मात्रक है ना, समय का मात्रक है सेकंड या वाट ले लो, ठीक। कार्य को वाट से भी कहते हैं ना, वाट इसका मात्रक, अच्छा वाट है, ऐसा टाइप का। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक। तो इस बात का एक बार और याद रखना है, फिर से वही पॉइंट आता है, क्या, 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की घात में 3 वाट होता है ना। 1 मेगावाट इसको हमने बताया था, है ना, इक्वल टू 6 वाट। और 1 माइक्रोवाट को हमने बताया था ना, यहाँ पे माइनस कर देना तो माइक्रोवाट आ जाएगा, है ना। तो एक अश्व शक्ति, इसको भी याद रखना है, न्यूमेरिकल में आता है, इक्वल टू 746 वाट, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसको याद रखना है, ठीक है ना। प्रतिरोधों का संयोजन 2 होता है ना। सबसे फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन है। तो हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक क्या है, सबसे फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं, ठीक है। एक क्या है, एक परिपथ है ना। एक यहाँ पे एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा से भी और प्रभावित होगी, ना कि I1 I2 ऐसा नहीं होगा ना, धारा तो I ही रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक। तो देखते हैं, है ना, इसमें जो प्रतिरोध है R1, प्रतिरोध है R2, प्रतिरोध है R3, ठीक। यहाँ पे विभवांतर भी क्या है, इन दोनों के बीच का सभी का विभवांतर V1 V2 V3 है ना। यहाँ पे A B C D, यहाँ पे 4 बिंदुएं हैं, उसी को लिखा गया है बच्चों। तो प्रतिरोध R1 R2 R3, धारा I है, अर्थात कि वो नियत है ना, सभी दिशा में बहेगी, नियत है वो। तो विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 है, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओम के नियम से, ओम का नियम हमें पता है ना, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक, I इंटू R। तो इसी का मान हमें रख देना है, I तो नियत है ना। तो V1 हमने पढ़ा था, है ना, V1 इक्वल टू I इंटू R1, है ना। तो V2 इंटू नहीं इक्वल टू I इंटू R2, है ना। V3 इक्वल टू I इंटू R3, ठीक। तो हमने मान लेते हैं, हमने क्या माना A व D के बीच तुल्य विभवांतर V है। क्या माना, यहाँ पे देखना है ना, A और D के बीच तुल्य विभवांतर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है ना बच्चों, वो क्या है, V है ना, विभवांतर V है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो
इन सब को जोड़ देने पर क्या होगा, उसी का मान हमने रख दिया है ना। तो आई आर इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 है ना। तो आई तो एकदम कॉमन है, तो आई को हम क्या ले लेते हैं, साइड में ले लेते हैं। ठीक, तो आई से आई कट जाएगा है ना, तो बचा क्या, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो यदि प्रतिरोध की संख्या n हो, अर्थात कि R3 R4 R5 है ना, 99 एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या n का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 है ना, R6 ऐसे करते करते प्लस Rn तक बढ़ जाता है, बहुत से एकदम 99 100 ऐसा तक करते करते। तो 100 तो नहीं कह सकते ना एकदम, तो n लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो सेकंड देखते हैं, इसी का पार्ट जो है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को समांतर क्रम को। तो यहाँ पे एक परिपथ है, दिख रहा है ना आपको। हाँ, ये यहाँ पे एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें धारा बह रही है। यहाँ पे धारा नियत नहीं है ना, इसमें तो सभी में बहेगी भाई धारा, ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में धारा तो बहती है, लेकिन नियत कौन रहता है, विभवांतर, ये V रहता है नियत। ठीक, V तो नियत रहता है। ठीक, तो बिंदु A में है ना, बिंदु A से जो विभवांतर R1 R2 R3 इसका जो इधर से जुड़ा है ना, और इधर से B से जुड़ा है। ठीक, क्लियर हुआ, इतना हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना है ना, डेफिनेशन लिखते हैं। माना समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या है, R1 R2 और R3 है ना, धारा क्या है, I1 I2 I3। ठीक, विभवांतर V क्या है, नियत है, इसमें V है, और श्रेणी क्रम में क्या था, I नियत था। ठीक है, तो चित्र में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि सभी में जो I है वो समांतर रूप से बह रही है ना। तो माना A व B के बीच विभवांतर V है। अभी हमने देखा है ना बच्चों, A और B के बीच विभवांतर देखो V है, दिख रहा है। हाँ, तो V है, तो ओम के नियम से हम लेते हैं, ये भी ओम का ही नियम है ना, तो थोड़ा दूसरा टाइप का लिख दिया है। तो I इक्वल टू V अपॉन R1, V तो नियत है ना, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2 है ना, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक, तो समीकरण 1 से इससे लेते हैं है ना, समीकरण 1 से, तो सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़े। ठीक है, तो I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे कोष्टक में बाहर निकाल देते, तो V से V कट जाएगा है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 तो आएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है ना, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं R इक्वल टू कोष्टक में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कोष्टक बंद। यदि ये R4 है ना, या फिर 1 अपॉन R4 1 अपॉन R5 1 अपॉन R6 ऐसे बहुत से है ना, 99 तक चला जाए, तो क्या होगा, यदि प्रतिरोध की संख्या n हो है ना, तो R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे ऐसे करते करते n तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो बहुत एकदम लंबा हो चुका है ना, लंबा हो चुका है, तो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक से आप इसको क्लियर करके रखिए, एकदम क्लियर करके रखिए, ताकि अगले वीडियो आपको एकदम से समझ में आ जाए है ना। जो भी डाउट्स रहेगा वीडियो को पीछे करके देख लेना है, जो भी हमसे जो गलती होगी उसको आप क्षमा कर देना है ना बच्चे। हम भी एकदम भगवान थोड़ी है भाई, हमसे भी गलतियां होती है ना। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 भी एकदम मिल सके। ठीक, और अध्याय आने वाले अध्याय भी आपको एकदम मिल सके।